के बारे में। कार्टून तो अब कॉमन सेंसिकल चीज़ है, सब लोग जानते हैं कार्टून क्या है। कार्टून पर जो है वो टाइम नहीं, टाइम रिकॉर्डिंग कार्टून के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कार्टून का भी इतिहास, सब चीज़ों का इतिहास होता है, वैसे ही कार्टून का भी इतिहास है। और ख़ास करके हिंदी पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में हम ये बात करेंगे। कार्टून बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी रहता है, लोग अरेस्ट हो जाते हैं, सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं, कभी 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 लोग दुखी हो जाते हैं, भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो नई नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं। इस पर भी हम थोड़ी सी मतलब पासिंग रेफरेंस में थोड़ा सा इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि ये आर के लक्ष्मण का कोट है। आर के लक्ष्मण एक फेमस कार्टूनिस्ट थे, शायद उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत दिन तक वो कार्टून बनाते रहते थे, वो कॉमन मैन वाला कार्टून, अगर आपको याद हो। तो आर के लक्ष्मण अपने मेमोयर में, अपने संस्मरण में ये कहते हैं कि भाई लगभग 100 साल पहले, संस्मरण 1990 के आसपास का है, तो 1890 के आसपास जो है वो कार्टूनिंग जो है वो के प्रथा की शुरुआत हिंदुस्तान में होती है। इंग्लैंड से वो हमारे यहाँ की तरफ आया, यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में फिर छा गया। पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हास्य व्यंग्य की परंपरा नहीं थी, लेकिन जिन अर्थों में हम जिस तरह से हम कार्टून को या व्यंग्य चित्र को समझते हैं वो शायद पहले नहीं था। कार्टून या व्यंग्य चित्र या कार्टून एज सच, कैरिकेचर, ये सब शब्द हैं जिनसे हम कार्टून को ही डिपिक्ट करते हैं। मीनिंग भी धीरे धीरे स्टेबलाइज होता है। जो स्थायी, अगर हम शुरुआती दौर के कैरिकेचर या कार्टून को देखें हिंदी में खास करके, तो लगभग 1900 के आसपास ही इसकी शुरुआत होती दिखती है, पेजेस में आने लगते हैं। उसके बाद जाएंगे, पहले टर्म पे बात करते हैं। ये सब कार्टून शब्द या कार्टून जिस तरह से हम समझते हैं वो लगभग उसको ग्राफिक सटायर भी कहा जाता है, कैरिकेचर भी कहते हैं, व्यंग्य चित्र भी कहते हैं हिंदी में। और 1920 के आसपास कुछ पत्रिकाओं में जब लेख छपे थे व्यंग्य चित्रों को लेकर के, तो ये शब्द इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि भाई हाँ, ये कार्टून भी कह सकते हैं, व्यंग्य चित्र भी। हिंदी में भी कार्टून को आकर कर इस तरह से वो लिखते हैं, कार्टून हिंदी में देवनागरी में भी लिखते हैं, व्यंग्य चित्र भी लिखते हैं, कैरिकेचर भी लिखते हैं। अंग्रेजी में भी लगभग इसी तरह से कैरिकेचर कार्टून को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। लिटरली कार्टून का मतलब होता है कि भाई ये पहले जो सांचा बनाते हैं बड़ी सी पेंटिंग के लिए, वो उसको कार्टून कहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो जिसको आज के सेंस में हम समझते हैं कि कैरिकेचर करना, किसी का मखौल उड़ाना या सैटिरिकल कमेंट देना विजुअल के थ्रू, वो उसकी शुरुआत जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में पीरियोडिकल्स में 17वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमको देखने को मिलता है यूरोप के विभिन्न भाषाओं में। और फिर जो जिस तरह से हम जानते हैं कि अब कार्टून जैसे कि हो गया, लगभग सब पत्रिकाओं में वो छपेगी ही छपेगी, एक कोना होगा कार्टूनिस्ट। सारे पीरियोडिकल्स या जर्नल्स या न्यूज़पेपर वाले कार्टूनिस्ट एक रखते ही हैं, उनके ही महकमे का एक कार्टूनिस्ट होता है। ये लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। और ख़ास करके एक पत्रिका थी ब्रिटिश पंच और लंदन चैरिटी, ये 1841 वाले इश्यू का कवर पेज है। सिर्फ मुख्य पृष्ठ आवरण जो है वो, तो पंच नामक एक मैगजीन थी जो बहुत ही फेमस विक्टोरियन, मतलब 19वीं शताब्दी का एक व्यंग्य पत्रिका इसको आप कह सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें इसमें छपती थी, राजनीतिक, सामाजिक वगैरह।
उसके आधार पर जैसे दूसरा जो चित्र है वो अवध पंच का है। अवध पंच के बारे में लोग ज़्यादा जान गए हैं क्योंकि हिस्टोरियन और आर्काइव के डायरेक्टर जो थे मुसीरुल हसन, उन्होंने इस पर किताब कॉफ़ी टेबल बुक की तरह कुछ चीज़ों को रिप्रिंट करके निकाला है, तो इसलिए अब लोग जानने लगे हैं अवध पंच के बारे में। तो अवध पंच के ही तौर तरीके से पंच का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बिकने वाली, सेल्फ फाइनेंस, मतलब इसको कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। हिंदी पत्रिकाओं के बारे में जैसा सब लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल से लोग, राष्ट्रवादी होने का एक नया तरीका था कि आप, चूँकि हम राष्ट्र के लिए सोचते हैं इसीलिए हमको अपना धन झोंक देना है, इसमें पत्रिकाएँ चलानी हैं, इस तरह की बात थी। तो यहाँ लोग पत्रिका चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा पंच के साथ नहीं था। पंच न केवल इंग्लैंड में बल्कि इंग्लिश जो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश थे यहाँ, वो भी इसको मंगवाते थे और बहुत वाइडली सर्कुलेट होता था यहाँ के इंटेलेक्चुअल सर्कल में। ऑब्वियसली अवध पंच अगर तुरंत ही लगभग 20 साल के बाद ही हिंदुस्तान में अगर छपने लगता है उर्दू में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग पढ़ते होंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे कि ये बड़ा ही अनूठा टाइप का फॉर्मेट है, इसमें हम चर्चा करेंगे, मतलब चर्चा हुई होगी, फिर उसके बाद ये छपना शुरू हुआ होगा। तो ये चीज़ सिर्फ उर्दू में ही नहीं, मराठी, गुजराती, बांग्ला में भी, जैसे बसंतक वगैरह, हमारे साथ जो लोग PhD में काम कर रहे थे उन्होंने मराठी में भी काम किया है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के ही या साउथ एशिया में ही, दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि और यूरोपीय और गैर दक्षिण एशियाई मुल्कों में, जैसे हमारे प्रोजेक्ट की एक मेंबर हुआ करती थी, वो ऑटोमन टर्किश जो क्षेत्र था, उसमें भी पंच से इंस्पायर्ड बहुत सारे मैगजीन, फ्रेंच मैगजीन तो थे ही, और इस ब्रिटिश पंच का भी सर्कुलेशन लगभग हर जगह था। ऋतु खंडूड़ी नाम के स्कॉलर हैं, उन्होंने इस पर लेख भी लिखा है, अब तो उनकी किताब भी आ गई, कैरिकेचर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। उन्होंने इस पंच का कितना अच्छा सर्कुलेशन था, कैसे हिंदुस्तान में आता था, इस पर उन्होंने काम भी किया है। हिंदी में शुरू में आप इसके ट्रेसेस देख सकते हैं, जैसे ये हरिश्चंद्र मैगजीन है, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए हिंदी विभाग में। भारतेंदु शुरू में बाइलिंगुअल मैगजीन निकालते थे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते थे। उसमें देखिए वो कोना में फ्रॉम पंच, तो ऐसे जो है वहाँ से उधार लेकर के, जैसे अभी भी होता है कि साधार कहीं से एक्नॉलेज करके आप छापते हैं। दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है कि भारतेंदु भी जानते थे पंच कुछ होता है, कोई मैगजीन है। ये द्विज पत्रिका है, ऐसे तो देखने में लगेगा कि ये सवर्णों की पत्रिका थी, सवर्ण कॉन्शसनेस भी था सवर्णवाद का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें थी इस पत्रिका में, कम दिन चली। तो इसमें भी जैसे इसका मोटो ही है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को सुधारने वाली पत्रिका, लेकिन इसमें भी देखेंगे पंच प्रपंच, मतलब पंच एक सिनोनिम हो जाता है कि व्यंग्यात्मक जो लेख होंगे या वगैरह होंगे, उसका नाम धीरे धीरे पंच होने लगता है। खैर इस टर्म के हिस्ट्री पर आज नहीं जाएंगे, जो कि हमें कार्टून पर बात करनी है। तो बस सिर्फ इतना इससे हम ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई पंच का सर्कुलेशन हिंदुस्तान में था। हिंदी में थोड़ी देर बाद जो है ना, पंच से जैसे आर.के. लक्ष्मण ने कहा कि कार्टून बहुत मात्रा में उसमें छपते थे, वही उसका USP था कि पॉलिटिकल कार्टून बहुत ज़्यादा छपते थे। अगर आप गूगल करेंगे तो कुछ एक्सर्ट्स मिल जाएंगे मराठी गुजराती पंच के, जो उन बाद में 20 साल बाद जो है वो 1901 या 1903 के आसपास वो छपा था और फ्रीली अवेलेबल है। उसमें देखेंगे ये कैसे लॉर्ड कर्जन के इर्द गिर्द या अंग्रेजी शासकों के और उनके राजनीतिक एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द बहुत सारे कार्टून जो है वो छपे हुए हैं। तो कार्टून जो अब लगभग सब पत्रिकाओं का एक फीचर हो गया है या रहता ही है, वो चाहे व्यंग पत्रिका हो या ना हो, वो पंच के थ्रू फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने ही अपने लिए जो शुरू किया था, दिल्ली स्केच बुक, उससे होते हुए अवध पंच, बसंतक या इस तरह की पत्रिकाएँ बांग्ला में,
मराठी में ये सब, और हिंदी में भी इस तरह के कॉलम्स वगैरह आने शुरू हुए। कार्टून हमको नहीं दिखता है, 1900 के बाद ही दिखता है। उसको हम ऐतिहासिक तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्यों, लेकिन उस पर थोड़ी देर बाद। विजुअल्स इन जनरल नहीं दिखते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको बढ़िया फॉर्मेट में छपाई करना है या कुछ करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, बड़ा एडिटोरियल टीम चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए जो कि उसके लिए स्पेशली डिवोटेड होंगे। ये सब चीज़ें 19वीं शताब्दी के अंत तक शायद अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। जो पहली बढ़िया छपाई बुनाई वाली जो मैगज़ीन थी, जिसके पास अपना इंस्टीट्यूशनल खुद से बढ़िया तरीके से पैसा वगैरह रहने वाला जो प्रेस या मैगज़ीन थी, वो सरस्वती ही थी, जिसके कारण आप देखेंगे ये सब इसी कितना बढ़िया कलरफुल ये है पेजेस में, बाकी चीज़ों के इमेजेस भी मिलेंगे, और कार्टून भी लगभग इसी में अच्छे ढंग का कार्टून जो है वो आना शुरू होता है। ये दूसरा कार्टून है अयोध्या प्रसाद खत्री का को क्रिटिसाइज करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बनवाया था। ये भारत जीवन है जो बनारस से छपी थी, उसमें इस तरह के छोटे छोटे विजुअल्स आते हैं। अगर विजुअल्स को ही देखेंगे तो पहले एडवर्टाइजमेंट आएंगे आपके पास, फिर देवी देवताओं के पिक्चर, फिर धीरे धीरे और कंटेम्प्रेरी नेताओं के या बड़े लोगों के पिक्चर, और फिर इस तरह के सीक्वेंस में जो है वो कार्टून आना शुरू होता है। खैर वो उतना रिलेवेंट नहीं है। जो फंडिंग की ज़रूरत होती है ना, कि सरस्वती के पास वो था, काशी नागरी प्रचारणी के से उनका कनेक्शन था, इंडियन प्रेस इलाहाबाद जो कि चिंतामणि घोष बढ़िया पब्लिशर थे, उसके कारण से, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो खैर सब लोग जानते ही, वो एडिटर थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरस्वती के बाद जो है वो आना शुरू होता है। हिस्टोरिकली हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो मैकडोनल्ड मोमेंट कहते हैं आलोक राय, कि हिंदी जो है वो अपने आप खुद पे अब खड़ी होने लगती है। बहुत सारे, अगर आप लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे लाइब्रेरी, जैसे मारवाड़ी लाइब्रेरी या इस जमींदार के द्वारा प्रोटेक्टेड लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी मूवमेंट भी लगभग इसी समय में शुरू होता है। राष्ट्रवादी चेतना के साथ ही पत्र पत्रिकाओं के उद्भव की कहानी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। फाइनेंशियली भी ये मजबूत होना शुरू होता है, और ख़ास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जब पत्र पत्रिका पढ़ने वाले लोग या उनका सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। जैसे अगर आप आर्काइव में देखेंगे कि नेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक आती थी कि भाई 1900 के पहले, या इनफैक्ट 1914 के पहले का जो एवरेज सर्कुलेशन होता था 300-500 मैक्सिमम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से 1919-1920 के बाद से जब गांधी का पदार्पण हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके बाद से वो एवरेज सर्कुलेशन लगभग 1500-2000 इस तरह होने लगता है। तो रीडरशिप बेसिकली बढ़ता है, जो राष्ट्रवादी चेतना से सरोवर होना चाहे या जो लोग राष्ट्रवादी लेखक थे वो उनको तैयार करने के लिए। तो पहले ये शायद नहीं हो पा रहा था। ये सब, जैसे प्रताप नारायण मिश्र जो है वो ब्राह्मण पत्रिका चलाना चाहते थे, नहीं चलता था, पैसे की दिक्कत होती थी, तो गाली गलौज भी करने लगते थे कि भाई जो हमारे पाठक हैं या तो वो हैं नहीं, या फिर पैसा नहीं देते हैं, चलता नहीं है पत्रिका। पीली पीली पगड़ी, लाल लाल गाल, मोटे मोटे तोंद वाले सभी ईमानदार नहीं होते। जो व्यवहार के सच्चे होते हैं वे झूठी बनावट नहीं रखते। यहाँ क्या है, हमने क्या समझ लिया, दमड़ी की हड़िया फूटी, कुत्ते की जाल पहचानी। तो मतलब ये इस पर हम लोग हंस ही सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक दर्द है कि भाई हम चाह रहे हैं कि जन जागरण हो, राष्ट्रवादी चेतना आए, और राष्ट्रवाद इसी तरह वो तैयार किया जाता है। राष्ट्रवादी रीडिंग पब्लिक जो है वो तैयार हो, राष्ट्र इसी तरह बनता है। राष्ट्र बन नहीं पा रहा है, ये उसका दर्द है, उसका खुंदक है। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होता है, कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम का एक्सपेंशन होता है। बहुत सारे लोग, स्कूल टीचर, मास्टर, सब हिंदी की सेवा में अब आते हैं, तैयार होते हैं।
तो ये सब परिवर्तन होते हुए हम गुजरते हैं, और सरस्वती का यही दौर है जब इसके पास कुछ पैसा है और बढ़िया छपाई वगैरह भी हो रही है। और इसी समय में हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सब कुछ हैं, एडिटर तो हैं ही, और इनफैक्ट ये वो दौर है जब एडिटर बहुत कुछ होता था। प्रोफेशनल डिसिप्लिन जो कहते हैं वो तो था नहीं। इतिहास हो चाहे हिंदी साहित्य हो, यूनिवर्सिटी का मेन सब्जेक्ट तो होता नहीं था। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं होता। तो जो हिंदी की दुनिया है उसमें एडिटर एक बहुत बड़ा फिगर होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी वही थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसी लिटरेरी मैगजीन में, इसी साहित्यिक पत्रिका में वो ऑर्डर करते हैं कि इस तरह का कार्टून हमें चाहिए, इस तरह का कार्टून हमें बनाना है। जो उनके प्राइवेट पेपर्स हैं उसमें ये वो एक नोट लिख के देते हैं और फिर किसी प्रोफेशनल कलाकार से फिर वो बनवाया जाता है। जैसे ये तो अंग्रेजी में है, मैंने उल्टा कर दिया है। बड़ा अजीब है कि हिंदी से हम अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी से हिंदी करेंगे, क्योंकि सोर्स अभी मेरे पास है। तो एक कार्टून वो बनवाए थे कि भाई साहित्य समाचार नाम के कॉलम में वो छपती थी कि जिसमें कि वो ये कहते हैं कि भाई हिंदी में जो है ना वो प्लेजरिज्म बहुत है, कि लोग उड़ा लेते हैं। तो वो ऑर्डर करते हैं कि इस तरह का करो कि 3 लोग रहेंगे, सब अलग अलग साहित्य को रिप्रेजेंट करेंगे। मराठी होगा जो अपना पगड़ी ढूंढ रहा होगा, इंग्लिश जो है वो अपना कोट ढूंढ रहा होगा, बंगाली जो है वो अपना गमछा ढूंढ रहा होगा, रुमाल ढूंढ रहा होगा, और चौथा आदमी जो है वो हिंदी होगा जो कि ये कहेगा कि भाई अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, और उसी के ऊपर वो सारी चीज़ें जो चुराई गई होंगी वो होंगी। मतलब ये कहना, वो ये कहना चाह रहे थे कि हिंदी साहित्य में अपना तो कुछ है नहीं, सब तो इधर उधर से मांग चांग करके आप लाए हैं। तो ये अवश्य व्यंग है। वो चाह रहे थे कि हिंदी का अपना सब कुछ हो, हिंदी सरस्वती का भंडार जो है, नॉलेज का भंडार जो है वो बढ़े और हमारा अपना हो, इस तरह से वो चाह रहे। तो इसी तरह से जैसे इसमें खड़ी बोली का पद, ये सब आप हाथ में पढ़े होंगे, समझ रहे हूँ, इससे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये भी जैसे है कि इसमें पंचानन का कोट लगा है पंच महोदय का, उसमें एक इंसान आता है, उसका नाम है बुद्धि सागर, और वो रिप्रेजेंट करता है उल्लू। उल्लू जो है वो बेसिकली उसका नाम है बुद्धि सागर। वो एक एडिटर है, और एक पैसा वाला नया पैसा वाला जिसको नोवा रिच कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है गधे के रूप में। तो पैसे वाले लोग आजकल साहित्य में आ रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिक जो है, जो आलोचक हैं, जो एडिटर हैं, वो उनके हिसाब से जो है ना कविता कहानी है जो भी है छाप है। कुछ दिन के बाद जो है वो बंद हो गया। और भी कोटेशन हैं हमारे पास, जैसे बाल मुकुंद गुप्त है ना, यहाँ जो शिव शंभू की चिट्ठी लिखते हैं, हाँ, तो उनसे उनकी पत्रिका में इस तरह के चीज़ों के खिलाफ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ चीज़ें लिखी गई। फिर ये हुआ, द्विवेदी जी को लगा कि भाई लोग अब नाराज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, हम नहीं चाहते हैं लोगों का दिल दुखाना, अब हम कार्टून नहीं छापेंगे। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जो थी वो, उसका एक्सपेंशन क्यों बंद हो गया वो तो एक अलग मसला है। बस एक लाइन में ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके, दो अलग अलग धड़े थे जो सोचने का तरीका है, कि एक जिनको हम लूजली कह सकते हैं कि परंपरावादी तरीका था और एक आधुनिकतावादी तरीका था। द्विवेदी जी दूसरे को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ये प्लेगियरिज्म वाली बात, तो ये हमारा ही है, हिंदी का अपना नहीं है, और ये बांग्ला का इसेंशियल है। ये कॉपीराइट वाला जो इश्यू है वो एक नया इश्यू है। ये सर्च फॉर ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं, कि एकदम असली हमारा होना चाहिए, इस तरह से। ये सवाल पहले नहीं था, पहले के लोगों के लिए नहीं था। जैसे भारतेंदु की कुछ रचनाएं, चूँकि हम सटायर वगैरह पर काम करते हैं,
तो सीधा लगेगा कि बंकिम के बहुत सारे सटायर जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। उनके लिए इनफैक्ट 30 साल पहले ही ये इश्यू नहीं था, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी वो इश्यू नहीं था। ये चोरी क्या होता है भाई, लेन देन चलती है, हम इधर से लेते हैं उधर देते हैं, उधर से लेते हैं इधर देते हैं। ये कॉपीराइट का मसला। अविनाश कुमार ने इस पर एक अच्छा लेख लिखा है EPW में, ये जो कॉपीराइट वाला इश्यू कि क्यों हमारा होना चाहिए, कंसर्न फॉर ओरिजिनलिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम उस सोशल हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटेड वर्ल्ड और जर्नलिज्म एज सच में हम देख सकते हैं। तो कार्टून सरस्वती में आई, चली गई, फिर ऑब्वियसली 1920 से 1919 के बाद से खास करके हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह छपना शुरू होता है। ये एडवर्टाइजमेंट पेज है जो कलेक्शन ऑफ कार्टून जो व्यंग्य चित्रावली करके छापी जाती है, ये चांद प्रेस से आई है। आप देख सकते हैं ऊपर में 4 बॉक्स भी बना हुआ गोला, उसमें बेसिकली बेमेल विवाह से रिलेटेड कार्टून है। इसमें है कि एक लिखने वाले हैं तो पंडित जी होंगे, वो किसी को दौड़ा रहे हो जो हाथ में झाड़ू लेकर के जा रहे हैं। इसी तरह से वो महिला, बेसिकली जाति और जो नारी का प्रश्न है उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में आपको ग्लिम्स दिया गया है कि इससे रिलेटेड कार्टून वगैरह होंगे। एडवर्टाइजमेंट तो ये भी शो करता है ना, इसका मतलब है कि ये चीज़ें छप रही हैं, बिक रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं काफ़ी। अगला स्लाइड जो है, सुधा नामक एक पत्रिका हुआ करती थी, दुलारी लाल भार्गव उसको चलाते थे। तो इनका एक स्पेशल इश्यू आया था कार्टून के ऊपर, जिसमें कहा गया था कि भाई मनोरंजन तो करता ही है कार्टून, सुधार भी इससे होता है, समाज सुधार के लिए व्यंग्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए फिर संग्रह भी करना चाहिए। ये सब तो आखिरकार कला का क्षेत्र है, कलात्मक चीज़ें हैं, तो इसका संग्रह भी करना चाहिए, इसलिए हमें कार्टून बनाना चाहिए और कार्टून सहेजना भी चाहिए। तो ऑब्वियसली सहेजना, संरक्षण, ये सब तो नए सेंसिबिलिटी का द्योतक है। मनोरंजन है, लेकिन इसमें सुधार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुधारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिगड़े हुए हैं, और राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने हिसाब से लोगों को मैनेज करना, डिसिप्लिन करना, सुधारना। और उस सुधार में मतलब सारी बातें जो है वो रिफॉर्म के रजिस्टर में चलती हैं। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष है कार्टून का, और इसीलिए हम ये छाप रहे हैं कार्टून सीरीज में। तो इस तरह से कार्टून, जैसा मैंने बताया कि अब 1920 के दौरान बहुत ज़्यादा छप रहा है, बहुत तरह तरह के कार्टून आते हैं। इस पर बाद में आएंगे। जैसे ये यही पुलिस आर्काइव से ये डॉक्यूमेंट जैसे लिया गया है कि कलकत्ता की लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कार्टून्स 1921 में। अब देखिए इतना सारा कार्टून है, लगभग 30-40 वैरायटी के कार्टून या कि व्यंग्य चित्र वगैरह जो है ना वो सर्कुलेट हो रहे हैं। एंड दिस इज ये गांधीयन मतलब या फिर कहें कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का ये बहुत प्रखर और बढ़िया दौर था, और इस तरह की चीज़ें प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। मतलब इसका इफेक्ट भी कुछ हो रहा है, तभी तो सरकार चिंतित है कि भाई कुछ भड़काया जा रहा है भावनाओं को सरकार के खिलाफ। सेडिशन का चार्ज उस पर लगा करके इन सब चीज़ों को बैन कर दिया गया। सेडिशन समझिए, राष्ट्रद्रोह का चार्ज, जिसको राष्ट्रद्रोह भी कहा जाता है। दिखाने का ये मकसद है कि तरह तरह से छप रहे पत्रिकाओं के अंदर कॉलम में, पत्रिकाओं के बाहर, व्यंग्य पत्रिकाओं में तो रहेंगे ही, जैसे मतवाला वगैरह के कार्टून हम आपको दिखाएंगे तो यहीं से छपते थे, शंकर भोसले से, हिंदू पंच जो कि कलकत्ता से छपता था, या फिर जो लिटरेरी मैगजीन्स में सरस्वती के पास ये माधुरी है, सुधा है वगैरह वगैरह, इन सब में छपता था, अलग से भी छपता था। और
इन्हीं सब चीज़ों से वाकिफ भी कराया जाता था कि भाई एक नई चीज़ आ रही है, तो दर्शक मतलब जो दर्शक हैं या जो रीडर हैं, जो पाठक हैं, उनको समझाया भी जा रहा है कि भाई ये कार्टून क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो जैसे ये इंट्रोडक्शन जब सुधा वाला स्पेशल इश्यू आता है, तो निवेदन के बाद जो है एक लंबा सा लेख होता है, उसमें लगभग 30 से 40 पेज के बीच का एक लंबा लेख। काफ़ी ढूंढा मैंने कि भाई ये कहाँ से उठाया गया। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन टू द ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ कार्टूनिंग है। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि ये कैरिकेचर, ये बेसिकली जॉन राइट, थॉमस राइट करके एंटिक्वेरियन जो पुरातत्वविद हुआ करते थे, जो पुरानी चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, शौक से या स्कॉलरली एक्टिविटी जो करते हैं, उनको एंटिक्वेरियन है। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी 1865 में, शायद पहले 45 या 65 में, भूल रहा हूँ अभी। और ये वाला एडिशन जो है वो 1875 का एडिशन जो है वो नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। मतलब है कि यहाँ पे था, हिंदुस्तान में ये सब था। ऑब्वियसली आर्ट कॉलेज वगैरह बन रहे थे, तो उसके सिलेबस में भी होगा, पढ़ना होगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ भी रहे हैं और इन जनरल। और सुधा या दुलारी लाल भार्गव जो और भी माधुरी जैसे वहाँ जो प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट थे, उसमें ऐसे लोगों का भी नाम आता है जो यहाँ के आर्ट कॉलेज से पढ़ के गए थे, जैसे हकीम मोहम्मद खान वगैरह। एक कार्टून यहाँ है भी। तो ये बेसिकली चेपा गया है वहाँ से, उठा करके तर्जुमा किया गया है। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस समय में वो इम्पोर्टेंट नहीं है और 100% उठाया नहीं गया है। रिलेवेंट पोर्शंस जो है वो उठाए गए हैं और उसको हिंदी में एक प्रीफेस के बाद दिया गया है। एजेंडा ये है कि हम आपको बताएं कि ये जो स्पेशल इश्यू निकाले हैं या इस तरह से जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो एक लेजिटिमेट आर्ट फॉर्म है, एक अच्छा आर्ट फॉर्म है। इसका भी एक इतिहास है और ये ग्लोबल हिस्ट्री है, इसका वैश्विक इतिहास भी है, जो इजिप्ट से लेकर के। और ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को लेजिटिमाइज करने के लिए हम अतीत में जाते हैं। ये बढ़िया चीज़ है तो हमको गोल्डन एज में जाना पड़ेगा, है ना। तो स्वर्णिम काल क्या हो सकता है, वो खोजते हैं, एकदम पीछे जाते हैं। तो ये विश्व इतिहास की तरह ओरिजिनल जो किताब है वो ऑब्वियसली यूरोप केंद्रित विश्व इतिहास है, जिसको यूरोसेंट्रिसिज्म आजकल कहते हैं, जिसमें कि बाकी जगह पुरानी सभ्यताओं और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर कैरिकेचरिंग का जो डेफिनेशन है उसी को एक्सपैंड करना कि नहीं, जो अगर दीवारों पर अगर कुछ इस तरह की पेंटिंग्स हैं हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री जो कार्टून का लिखा गया था, जो कि अपूर्ण था, और वो पूरा होता है जब यूरोप में रिफॉर्मेशन के बाद और ख़ास करके पंच के आने के बाद अपने शीर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि सब कुछ शीर्ष पर तो इंग्लैंड में ही पहुंचना है इस लॉजिक से। तो वो ऑब्वियसली यहाँ इंग्लैंड में पहुंच जाता है और वहीं रुक जाता है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादी संपादक जो हैं वो उससे ही लेते हैं, बोरो करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसी को कहते हैं कैसे हम डोमेस्टिकेट करते हैं। भाई ज्ञान तो किसी का नहीं होता, हमारा कैसे हो। तो कुछ उठाया, एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन डाला कि भाई हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको आपको ट्रेन भी करना है कि ये किस तरह का आर्ट फॉर्म है, क्यों इसका रिलेवेंस है, कैसे। और उसमें ये इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है कि भाई कला और इस तरह की कला जो है वो सभ्यता का मानदंड है। अगर किसी भी सभ्यता को अगर आपको जज करना है कि वो कितना महान है, तो कलात्मक चीज़ों से ही। ये ऑब्वियसली हर्बेरियन प्रमाइस है संस्कृति को देखने का कि भाई साहित्य या कला कर्म जो है वो कितना विकसित है। हिंदुस्तान में ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये चूँकि ग्लोबल हिस्ट्री है और हम उसके हिस्से हैं। फिर हम कहेंगे कि शायद हमें मिला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुसलमानों ने चूँकि तोड़ फोड़ कर दिया, जला दिया, तो शायद खो गया होगा। ये भी इसमें मिलेगा आपको। दिखाने का ये यहाँ लाने का एक दूसरा मकसद है ये कि
अगर कोई भी चीज़ जिसकी परंपरा इस तरह से अगर नहीं है और कैसे अगर दूसरी संस्कृतियों से या दूसरे जगहों से वो आ रही है, तो वो कैसे फिर उसको लोकलाइज किया जाता है, कैसे डोमेस्टिकेट किया जाता है, कैसे अपना बनाया जाता है। उसके तरह तरह के तरीके होते हैं। उसी तरीका का एक उसी में से ये एक और तरीका है। पेजेस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, तो ऑब्वियसली जो रिलेवेंट हैं वही पोर्शंस लिए गए हैं। जैसे ये पोप गधा है ना, तो डंकी, ये पोप का फेमस कैरिकेचर है जो रिफॉर्मेशन के समय में जर्मन प्रेस में आया था। तो ऑब्वियसली पुरोहित का कैरिकेचर है और उसी संदर्भ में इसको उद्धृत किया गया है इस ऐसे में। और आप देख सकते हैं उसके दो बगल में जो फोटो है वो अलग अलग मैगजीन से है, और उस सुधा में भी आए थे इस तरह के कार्टून। क्योंकि ये बेहतर क्वालिटी का था, यहाँ तो बहुत ख़राब ही लग रहा है, लेकिन जिस स्थिति में मैं कलेक्ट किया हूँ उसमें ये बेहतर है, इसलिए मैंने वो लगाया। ये पंडित जी हैं, महिला पूजा कर रही है, उसको निहार रहे हैं। ये थर्मोसांड है, द बुल ऑफ रिलीजन, वो कैसे महिलाओं के पीछे पड़ा हुआ है। तो मूलतः बात यह है कि ऐसे खास करके ऐसे कैरिकेचर पर ध्यान दिया गया है जो कि रिलेवेंट है उस समय के समाज में जो बहस चल रही है नारी मुक्ति को लेकर के या जाति से संबंधित वगैरह, तो उस तरह की चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी। इसी को कहना चाह रहे थे कि कैसे डोमेस्टिकेट किया जा रहा है इस आर्ट फॉर्म पे। कार्टून का डेफिनेशन जो मैंने कहा वो स्टेबल नहीं है। बहुत तरह के कार्टून, जैसे ये क्या है, ये कार्टून है या सिर्फ पिक्चर है? शायद पिक्चर, लेकिन है नहीं, क्योंकि जेल में आपको टर्किश कैप पहना करके नहीं रखा जाता है ना। तो ये टर्किश कैप है जो मोहम्मद अली, और ये बांग्ला कार्टून है, मतलब इसीलिए कि विजुअल का तो कोई लैंग्वेज होता नहीं है सच भाषा के स्तर पर, लेकिन ये बांग्ला में इस पर नीचे लिखा गया है। अंग्रेजी में भी था, हिंदी में भी था, बांग्ला वाला मुझे मिला, बाकी का सिर्फ रेफरेंस था इसलिए मैं दिखाया। कि मौलाना साहब जो है वो खिलाफत के दौर में अंदर कर दिए गए हैं जेल के, तो जनता को बताया जा रहा है देखिए कितनी जाति हो रही है, भावनाओं को भड़काया जा रहा है। ये उसी तरह से चीर हरण करके, ऑब्वियसली ये महाभारत का वो एपिसोड है। ये जो महिला है ऊपर वो भारत माता है, नीचे जो महिला है वो विद्या है एक कार्टून में, दूसरे कार्टून में उसका नाम शायद ये है प्रबंधन है। ये भारत की संपत्ति है, उसको लूटा जा रहा है। ये जो भारत माता है ऊपर बड़ी वाली, वो आशीर्वाद दे रही है। ऊपर देखिए गांधी जी होंगे, तिलक वगैरह नेशनलिस्ट हैं। नीचे जो है वो गदाधारी जो सबसे फायर ब्रांड नेता थे उस समय में, शौकत अली हैं, बाद में भड़क जाते हैं भीम की तरह। और तो पुराने जो सांस्कृतिक रिपर्टॉर है उससे उसमें ट्विस्ट करके उसको अडेप्ट करके नए तरीके से कार्टूनिंग की शुरुआत ऑब्वियसली हो चुकी है। और भी कुछ स्टैंडर्ड फ्रेम है जिसमें कार्टून आपको मिलेंगे। कितना समय हमारे पास? तो ये जैसे देखिए हम और वे, सॉरी वो ढक गया ऊपर, हम और वे ना, अस एंड देम, राइट, मैं और दूसरे लोग। तो ऑब्वियसली हम और वे जो है वो वेस्ट हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि भाई हमारी महिलाएं गंदे पानी में अनहाइजीनिक कंडीशन में जो है इतना मेहनत कर रही हैं, बीमारी तो होगी, नारी उत्थान और देश का उत्थान तो होने से रहा। दूसरी तरफ देखिए भाई उनकी महिलाएं हैं वो स्विमिंग कर रही हैं। आज भी होता है, मेडल जीत के लाती हैं, हमारे पास तो होता नहीं। तो हम और वे, वैसे ही तब और अब हमारा गोल्डन काल था, जो स्वर्णिम युग था। पहले जो लोग भाई ऋषि मुनि या विद्वान जो है वो साधना कर रहे हैं, बगल में नाच रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आजकल देखिए क्या हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कि एक ही फ्रेम में अलग अलग टेम्पोरल डिवीजन करके
हम कॉन्ट्रास्ट करके दिखाना चाहते हैं कि क्या से क्या बने। ये कार्टूनिंग की स्ट्रेटजी है, बहुत प्लेन और सिंपल स्ट्रेटजी। इसमें 2-3 बातें हैं, मतलब लिंक ना मिस कर रहा हूँ इसलिए मैं पहले ही बोल दिया। 2-3 बातें। एक तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्टून है संगठन, ये पहचान भी सकते हैं कुछ लोग, मदन मोहन मालवीय का सिर है ना। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू समाज का संगठन है। दूसरी तरफ और इसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो जब मैंने कहा कि ये प्रभाव में पहले छपी थी हिंदी पत्रिका में, फिर उसी प्रेस से अलग बुकलेट बना के फिर से छपा। अब इसलिए ज़्यादा चल रहा होगा तो इसीलिए पब्लिशर ने सोचा कि भाई कमाई की जा सकती है, तो उसको और सर्कुलेट किया जाए, रीप्रिंट किया और बाइलिंगुअल भी बना दिया उसको, कि जो लोग अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, हिंदी नहीं जानते, उनको भी समझ में आए। वैसे ही इस तरफ पद दलित हिंदू रमणी, सप्रेस्ड इंडियन वुमेन, हिंदू वुमेन, वो है। देखिए पंडित जी जो है वो लतिया रहे हैं और मौलवी साहब और जो पादरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ। रीडिंग अभी नहीं करेंगे इसकी कि कैसे ये उस समय के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन है, जो ऐसे आपको कम मिलेंगे देखने को पत्रिकाओं की। व्यंग्य चित्र का ये शायद बढ़िया है, इसीलिए हमको पढ़ना भी चाहिए कि जो चीज़ें ऐसे उतनी साफ तरीके से बाहर नहीं आती हैं वो इसमें दिख जाती हैं। तो रीप्रिंट होते हैं, बहुत सारे प्रिंट होते हैं और उनका सर्कुलेशन हो रहा है। और ऑब्वियसली संगठन का यह है कि हिंदू समाज है ना, आप भी आजकल भी चलता है, हिंदू समाज को मजबूत करना है। तो संगठन में क्या है, अब देखिए एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में पैसा है, एक हाथ में पोथी है और एक हाथ में तलवार है। ये कलम नहीं है, तलवार है। तो और नीचे अगर पैर को देखेंगे तो जूते भी अलग अलग किस्म के हैं, एक नंगा पाँव है और एक थोड़ा वो सूर निकाला हुआ सोले के ठाकुर वाला है ना। तो वो बेसिकली क्षत्रिय का पाँव है और खड़ाऊ वाला पंडित जी का है, वगैरह वगैरह। और एक गमछे से या अंगूठे से बांधा गया है कि बांध के रखना है हिंदू समाज को, इस तरह से ही हिंदू समाज जो है ना वो रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली हिंदू समाज की जो परिकल्पना है, इसका मतलब है कि जो जाति या वर्ण व्यवस्था है वो एक जरूरी है, अंग है, उसको हमको मजबूत करके रखना है। ऑब्वियसली किससे मजबूत करना है, तो जो इसके बाहर के लोग हैं, जो कि दूसरे में आपको और बाद के कार्टून में आपको दिख जाएगा। उसी तरह से अब थीम्स रिपीट होने लगे, जैसे ये हकीम मोहम्मद खान का कार्टून है अछूतोद्धार, जो माधुरी में छपा था। तो हकीम मोहम्मद खान, जैसे मैंने कहा, कलकत्ता से ही रविंद्रनाथ वाले स्कूल से पढ़ के गए थे, प्रोफेशनली एम्प्लॉयड थे। और ये उस समय के पत्रिकाओं में जो डिस्कशन है उसमें ये एक नया एंगल देता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो बहस का हिस्सा थी और उसके साथ साथ इसका विजुअलाइजेशन भी किया गया है। सिर्फ टाइटल है, इसमें ज़्यादा कोई कमेंट्री नहीं है। आपको बता दिया गया कि कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया एक वर्ड से, अछूतोद्धार का आंदोलन चल रहा है। अब ये इसको भंगी कहते हैं। तो भंगी पंडित बना है या पंडित भंगी का काम कर रहा है, यही डबल मीनिंग है इसमें, है ना। तो प्ले, विजुअल प्ले। इसी में सतीश देशपांडे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बिहार की भाषा जो है ना वो बहुत इनोवेटिव भाषा है। उन्होंने वहाँ से सीखा एक प्रोवर्ब, लुक लंदन सी पेरिस। मतलब हमारे यहाँ काने को कहते हैं ना, जिसका आँख जो है वो थोड़ा ये होता है, जिसको तिरछी नज़र कहते हैं, है ना। जैसे ईटीवी पर जब कार्टून आता है का तिरछी नज़र, तो फ्लैट नहीं है दुनिया। आप एक से निगाह जो है ना वो तिरछी करने से आपको पता चलेगा कि क्या है। ऑब्वियसली ये बहुत ही पावरफुल सैटायर है गांधी के प्रोग्राम के बारे में कि स्ट्रक्चरल चेंज तो कुछ होना नहीं है। आप एक तरह से ऐसे रीड कर सकते हैं कि पंडित जी अगर बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद डोमिनेट मीनिंग कुछ और होगा। जिस तरह से दुबले हैं तो ये पंडित जी, तो शायद ये पंडित जी नहीं है, वो कोई दलित है, जिसको आज हम दलित कहते हैं। क्योंकि
बाकी रिप्रेजेंटेशंस में अगर हम जाएं तो पंडित जी बहुत ही टिपिकली पॉट बेली है ना, वो पेट निकला हुआ और टिक्की वाले इस तरह से, तो यहाँ भी है, वो तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी खुलाया तो नहीं जा सकता ना। तो हाँ, कपड़े पहनने का ढंग, तो ये तो वह क्लोज रीडिंग जितना करते जाएंगे उतना मेरे पास समय नहीं है। दूसरा पद विच्छेद की जो पाँव है, ऑब्वियसली पाँव का क्या मतलब है, शूद्र, तो पाँव काटे जा रहे हैं हिंदू धर्म के, और छेनी हथौड़ी लेकर के भिड़े हुए हैं, एक तलवार भी लिए हुए है। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है ना वो डैमेज कर रहा है पाँव को, कन्वर्ट कर रहा है दलितों को। तो ये एंजाइटी है। और इसी रिप्रेजेंटेशंस में आप देख सकते हैं कि हिंदू का मतलब ब्राह्मण है, मुसलमान का मतलब जो है वो मौलवी है। आम फहम मुसलमान इस तरह से नहीं रहता है ना, जैसे कि राष्ट्रवादी तस्वीर भी देखेंगे तो उसी तरह आएगा, मतलब एक स्टीरियोटाइपिंग जिसको कहते हैं ना। तो ये कार्टूनिंग का एक अपना लिमिट क्या है, वो यूएसपी भी है कि इसेंशियलाइज किया जाता है चीज़ों, तभी आप वो कुछ बोल सकते कि कैसे, बहुत वैरायटी तो नहीं दिखा सकते ना, तो फिर वो पन चला जाएगा। और उस समय में लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह जो पैनल भी, जैसे अगर हिंदू मुस्लिम एकता का भी बनता है जहाँ मखौल नहीं उड़ाया जाना है, वहाँ भी रिलीजियस आइडेंटिटी, और वो भी इस तरह का ओवर्ट रिलीजियस, एकदम सबसे ज़्यादा मुखर जो धार्मिक पहचान है अस्मिता है, वो इसी तरह से आती है। जैसे ये देखिए हिंदू मुस्लिम एकता, तो दाढ़ी और चोटी जो है ना वो बांध दिया गया कि दिस इज हाउ इट इज, मतलब ये चलने वाला नहीं है, ये उतना क्लियर नहीं है। ये देखिए जो है वो दाढ़ी से बंधा हुआ है ना। तो और भी ड्रेस के हिसाब से कि ये हिंदू है और मुसलमान, और इस तरह से एक कर देंगे, झंडा पकड़ा देंगे तो कुछ नहीं बना, इसी तरह का रहेगा। दाढ़ी चोटी बांध देंगे तो क्या होगा। और ये सांप्रदायिक सौहार्द के पर्सपेक्टिव से शायद लिखा जा रहा है, डबल मीनिंग है, दोनों ही तरह से रीड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे जिस पत्रिका में छपी है और उसके साथ साथ किस तरह के लेख आ रहे हैं, तब मीनिंग जो है उसका ओवर्ट मीनिंग उसमें में क्या, एटलीस्ट एडिटर क्या कहना चाह रहा है वो आपको पता चलेगा। तो म्यूजिक बिफोर द मॉस्क, मस्जिद के सामने संगीत बजाने से भावनाएं आहत होती हैं और फिर दंगे भड़कते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी भी होती हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं, कम से कम 100-150 साल से, तो वही चीज़ है। तो देखिए पंडित जी तंबूरा बजा रहे हैं और गुलामी की बेड़ी जो है जो उनसे लड़ रहा है, एक मुसलमान टाइप का, जो कि बैकग्राउंड में एक मस्जिद टाइप का है, तो उसमें भी वो फंसा हुआ है। उसके भी दोनों के पैर सेम गुलामी की जंजीर से बंधे हुए हैं, और पीछे जो और लिखा हुआ है वो ड्रैगन टाइप का एक उसके मनिक है, जो लिखा हुआ है नौकरशाही, ब्रिटिश, बेसिकली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इसको नौकरशाही का नाम दिया गया है यहाँ पे, कि उसके कारण आप लोग लड़ रहे हैं। अब ये भी है, जैसे पीछे मुंह में राम बगल में छोड़ी टाइप, पीछे दोनों डैगर रखे हुए हैं और मेल मिलाप कर रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि नहीं मिल के रहना है। ये अछूतों का फुटबॉल, अछूत जो है एकदम इनर्ट है, मतलब फुटबॉल है, उसका उस पर बात नहीं है। पंडित जी जो है इतने भीम का है, वो मार रहे हैं लात, और ये मौलवी साहब हाथ फैलाए हैं, और ये पादरी है जो ढक गया है वो कैच कर रहा है बॉल को, जो अछूत। पानी की समस्या, ये सब नया जो शहरीकरण भी हो रहा है, पानी की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके बीच में ये है कि पानी लेने अगर कोई अछूत जा रहा है तो पंडित जी सोटा लेके मारने आ रहे हैं, और मौलवी जो है वो देख करके, या बेसिकली मुसलमान है वो, जैसा मैंने कहा वो स्टीरियोटाइप फिगर सा। क्लास एंगल भी है, ये देखिए गार्डनिंग के लिए पानी है अमीरों के पास, है ना, उनके कपड़े से पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, वो एलिट है, सारे हिंदू एलिट हो। तो इस तरह से बहुत सारे, कहीं सावर में कोई नहा रहा है, अंग्रेज भी हो सकता है, इंडियन एलिट भी हो सकते हैं, कानपुर के, इलाहाबाद के, कोई भी।
इस तरह के डिपिक्शन के अलावा व्यंग्यचित्र और एक पैनल पूरा, एक कहिए कि सीख देने वाला विजुअल इलस्ट्रेशन और डायडैक्टिक कि क्या होता है। विजुअल्स कहेंगे, लिखा हुआ है एक सच्ची घटना पर आधारित, बेसिकली बेमेल विवाह से क्या गड़बड़ियाँ होती हैं उससे, कि विवाह हो गया, फिर बुढ़ऊ जो है वो गुजर गए, उनके बेटे से मतलब अपने सौतेले बेटे से उनका कुछ हुआ, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, उनको छोड़ दिया गया मेले में जो है कोई उठा करके ले गया, और फिर वो फाइनली कोठे पे चली गई। इस तरह की कहानी है, लंबा जो है ना वो दोहा है नीचे। तो सीखदायक व्यंग्यचित्र रिफॉर्म कैसे इससे हम कर सकते हैं वो भी, और ये चांद में उसमें छपा हुआ है। तो अगर टेक्निक के हिसाब से देखें तो कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, पुराने जो रिपर्टोयर है रिप्रेजेंटेशन के उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे महाभारत की कहानी पर बेस करके भाभी देवर के जो मजाकिया रिश्ते हैं उस पर भी मिलेंगे। ये मैंने इसलिए दिखाया कि जो लोग चारुगुप्ता की किताब पढ़ चुके हैं उनके लिए वो फेमिलियर विजुअल होगा। तो बेसिकली कम्युनिकेटिव मैकेनिज्म जो होता है ना, कैसे संवाद जो कलाकार है या एडिटर है जो आपको चाह रहा है कि क्या दिखाना और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और आप कैसे उसको डिकोड करते हैं, वो भी हम उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रास्ट वाला फ्रेम, फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एसेंशियलाइज करके उनके बारे में लोगों को देना, झटका लगे, जोर का झटका धीरे से। तो दो अपोजिट का जक्सटापोजिशन, जैसे अभी हाल में फ्रांस वाले कॉन्टेक्स्ट में एक कार्टून आया था कि जो एक जो है उसको महिला को बुर्का पहना रहा है और फ्रेंच स्टेट जो है वो जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी वो पहना रहा है और वो उसको नंगा कर रहे हैं। वो दो अपोजिट चीज़ें जो है एक साथ टकरा करके वो इफेक्ट पैदा किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे और ये मान के चलते हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है। तो इसीलिए जितने भी विजुअल इलस्ट्रेशंस हैं उस समय में, कार्टून वाले इलस्ट्रेशंस हैं, एक टॉपिकल इवेंट होते हैं कि जो अभी जिस पर खूब सारी चर्चा हो रही है, तो बैकग्राउंड आपको पता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको विजुअल रहेगा और उसके साथ कुछ वर्ड्स होंगे नीचे, और साइमल्टेनियसली आपको दोनों से एंगेज करना होगा, वर्ड से भी और इमेज से भी, तब जाकर के आप उसको समझ सकते हैं। टॉपिकलिटी इज द की। लास्ट बात, कहानी की तरह कहने के चक्कर में कुछ जो थ्योरेटिकल बात है, जागरण वाली बात जो होती है ना, वो मैं अभी नहीं कहूँ, बस थोड़ा बोलूँ कि हिंदी में या फॉर दैट मैटर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या किसी तरह की इस तरह की भाषाओं में जो चीज़ें आई हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम वहीं से अंदर से आई। इसका मतलब होता है कि आप संस्कृति को या कल्चर को ऐसे डिफाइन करते हैं जो कि एक बंद डिब्बा है, जिसमें कि सब कुछ अंदर से ही बाहर आता है, बाहर से कुछ अंदर। तो लेन देन की प्रक्रिया है वो बहुत ही खुले तौर पर वो चलती रही है, उसके बारे में बहस अलग अलग तरीके से होते रहे, अलग अलग प्रमाइस से होते रहे। इसीलिए और कार्टून के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कैसे चीज़ें आ रही हैं और उनको डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, जिसको आजकल तो वैसे भी वैश्वीकरण और वैश्विक इतिहास का दौर है, जो इंडस्ट्री बन गया इतिहास में। आजकल सब लोग ग्लोबल हिस्ट्री कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम भी उसमें से ले लें और यहाँ जोड़ दें कि जो सब लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंडिंग भी हो रहा है उसमें, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कार्टून का हिस्ट्री जो है वो अलग अलग रीजन में तो कनेक्टेड है, कनेक्शंस हैं एक रीजन से, एक कल्चरल जोन से दूसरे कल्चरल जोन में। और ये सिर्फ डायरेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, ये हो सकता है कि किसी दूसरे क्षेत्र से घूमते हुए भी आ रहा हो।
बांग्ला, उर्दू। हाँ, ओरिजिनलिटी का डिबेट को हम कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है, किस चिंता से वो आ रही है चीज़ें। जो लोग इस तरह के पोजीशंस रखते थे उस समय, उनकी क्या जायज़ या नाजायज़ चिंताएं थी, या उस दौर में जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के नाम पर जो चीज़ें आगे लाई जा रही थी तर्कों में, वो कितना लेजिटिमेट तब था या नहीं था या अभी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कनेक्शन जो है वो हम बिना डिनाई किए हुए राष्ट्रवादी या जो एक सोच है जो आलोचना में आ जाती है या इतिहास लेखन में आ सकती है, हम उसको कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, ये भी एक कहने का मकसद था कि जो कंस्ट्रेनिंग फ्रेम होता है कि डिसिप्लिन भी तो उसी तरह चलता है ना कि इंडियन हिस्ट्री माने इंडिया का हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री माने रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया जैसे कि वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, इसी तरह सिलेबस स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये इसको लोग कहते हैं आजकल की मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म, कि आपके रिसर्च के मेथड में ही राष्ट्रवाद घुसा हुआ बैठा हुआ है, तो आप कैसे निरपेक्ष बहस कर सकते हैं, कैसे उससे हटा जाए या उसमें एक क्रिटिकल रिफ्लेक्सिविटी लाई जाए, आलोचनात्मक है ना, वो थोड़ा ऑब्वियसली। दूसरी बात है मन कहे कि भाई इस तरह से फ्लो तो होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो सीधा फ्लो हो रहा हो, उसको भी समझने की ज़रूरत है। फ्लो कहना भी कि भाई बह रहा है तो पानी हर जगह बहे, कोई ज़रूरी नहीं ना ऊँची जगह पर नहीं पहुँचता है। तो रिवर वाले मेटाफर को नहीं भी लें तो बहुत चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, बहुत चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये भी समझा जाए कि कैसे चीज़ों को डोमेस्टिकेट किया जाता है, कैसे लेन देन होता है और कैसे उसको लेजिटिमाइज करते हैं। ये दूसरा तीसरी बात थी कि कार्टून और उसके क्या संबंध है हिंदी प्रिंट और पब्लिक स्फीयर से, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री उस समय में है या पब्लिकेशन का कल्चर है, उसमें हम उसको कैसे देखें। ये भी थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। बुक हिस्ट्री, पब्लिकेशन का हिस्ट्री, ये भी जानना, क्योंकि उसका भी तो आर्थिक गुणागणित होता है। रीडरशिप कैसे कैच करते हैं, क्यों कोई जैसे आजकल के दौर में मीडिया, खास करके टीवी मीडिया एक खास तरह का ही न्यूज़ दिखाएगा, दूसरा गोल कर देगा। तो मीडिया के पॉलिटिक्स को समझना, उसका इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट क्या है उसको समझना, टीआरपी क्या होता है, कितना ज़्यादा चलता है, बिकता है, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे हो रहा है, कलर प्रिंट आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति आ रही है कि नहीं आ रही है, या मतलब भगवान के फोटो छप रहे हैं या कार्टून छप रहे हैं, क्यों छप रहे हैं, पेंटिंग्स भी छप रही हैं। बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी प्रिंट जो है ना आपको पेंटिंग्स मिलेंगे 20 के दशक के बाद। वर्ल्ड टूरिज्म कराया जाएगा आपको फोटोग्राफी के साथ, व्यंग चित्र के साथ साथ यार। एडिटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली अगर आप पूंजी होगी, अगर उतना सर्कुलेशन होगा तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी में ये भी जो है कार्टूनिस्ट को एम्प्लॉय करना, ये सब भी जुड़ा हुआ है। प्रिंट और पब्लिक स्फीयर का जो रिलेशन है, इसके बारे में हम जैसे आप प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे कि भाई सुपुजन सहाय जो बहुत फेमस एडिटर थे उस जमाने में, उनके जो अपने निजी जो चिट्ठी पत्री वगैरह है वो पढ़ेंगे तो लगे कि एकदम मंडेन तरीके से रोज़मर्रा के लेवल में बात हो रही है, भाई ये फ़ोटो छपना है, ऐसे करना है। बेनीपुरी पर चूँकि मैंने एमफिल लिखा है तो मैं जानता हूँ भाई एडिटर थे बहुत सारे जर्नल को, कैसे सुंदर बनाया जाए, इस साइज़ का ये फॉन्ट होना चाहिए, ये विजुअल होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट करना है, ये वाला छपना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में कुछ चल रहा है उसके बारे में कोई विजुअल है कि नहीं, फोटोग्राफिक टूरिज्म भी हम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके संदर्भ में भी हमको कार्टून को देखना चाहिए। ये अंतिम बात जो सबसे ऑब्वियस है वो कि एक अच्छा सोर्स है जिसको आप सोशल हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस चीज़ को व्यक्त करना, उसको कहना, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। लास्ट बात मैं उद्धृत करूँगा इस चीज़ से। एक तो व्यंग या व्यंग चित्र इन जनरल है ना, वो नॉन सीरियस कलाकर्म या साहित्यकर्म मानते हैं। कुछ दिन पहले जैसे
कंट्रोवर्सी हुई थी, हिंदी की दुनिया के लोग ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, कि अशोक चक्रधर जी जो हास्य वाले हैं, टीवी पर भी आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे बढ़िया वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो एक लेखिका ने, नाम नहीं लूँगा, कुछ इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स ही था कि भाई वो साहित्यकार तो है ही नहीं, वो हंसूर कहीं के आदमी नहीं, बेसिकली हंसी मजाक करने वाला साहित्य लिखते हैं, तो साहित्यकार तो है ही नहीं। अब ये एनेक्डोट है जो कि बहुत और भी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, काम होना चाहिए कि नहीं होना। वैसे हिंदी व्यंग्य साहित्य के काम आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे, व्यंग्य चित्र पर तो और भी कम, लेकिन हम उससे और भी चीज़ें समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो अब जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो क्या हम समझते हैं सोशलिस्ट? जैसे अभी कुछ दिन पहले कार्टून कंट्रोवर्सी हुई थी, टेक्स्ट बुक वाली, सबसे फेमस। तो कार्टून के रीडिंग पर तो थी कि भाई चाबुक है कि नहीं है, अंबेडकर को कोड़े मारे जा रहे हैं या नेहरू जी को कोड़े मारे जा रहे हैं, या नेहरू जी अंबेडकर को कोड़े मार रहे हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नामक जो चीज़ है जिसको कि वो केचुआ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। सतह से अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो लगेगा कि भाई ये सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, भावनाएं, आहत होना, ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं, इन सब के बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे अभी के दौर में अगर आप उसके सब्जेक्ट नहीं हैं, उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई अगर दलित के हिसाब से उनको इनर्ट फुटबॉल, दे आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कार्टून, दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट, वो फुटबॉल की तरह हैं या हमेशा दबे कुचले, और इसी खास तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन, या कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो ही इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। हिंदू होने का मतलब भी बदलता है। हिंदू धर्म का या हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से पंडे की तरह दिखने वाले इंसान ही उसमें आएंगे, वो चेंज होने लगता है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो यूनिटी वाला कार्टून होता है, इसमें हर तरह बड़े कटली बच्चे होते हैं। तो जो हिंदू होता है वो अनमार्क्ड आइडेंटिटी होता है, कि उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है, नॉर्मल। जो मुस्लिम बच्चा होता है वो टर्किश टोपी पहनता है, तो बाकी सारे मार्क्ड आइडेंटिटी होते हैं, कि उसका अलग से पहचान है। तो ये सब शिफ्ट आप देख सकते हो कि इमैसिएटेड, कमज़ोर सा, जो कि कुछ बोल नहीं रहा है कहीं भी, उस तरह का रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी, खास तरह की कम्युनिटी का खास तरह का स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेशन, या हिंदू का मतलब अनमार्क्ड है या मार्क्ड आइडेंटिटी है। ऑब्वियसली मार्क्ड आइडेंटिटी है यहाँ सब, और वो भी जो ओवर्टली रिलीजियस, जिसको आजकल कहते हैं कि भाई ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का ही वो रिप्रेजेंटेशन है, बाकी वैराइटीज़ वो नहीं रहेंगे। या एक खास तरह का मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है जिसका कि आइडेंटिफिकेशन हमेशा टर्किश फट्टे से किया जाता है, कि वो वाला जो तुर्की से जो आया है वो टोपी, उसी तरह, या जुलाहा वाला जो ड्रेस है, लुंगी और जाली वाला गंजी जो कसाई नॉर्मली जिससे शूट किया जाता है ना, सिनेमा आपको बता देता है कि इसी तरह मुसलमान ड्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें आप, दूसरा ऑब्वियसली अगर आपको हिस्ट्री ऑफ ड्रेस लिखना है, पहनावे ओढ़ावे का इतिहास कैसे साहित्य में बदलता है, उस समय भी मदद मिल सकती है आपको। बस, थैंक यू। इस शानदार लेक्चर के बाद आपसे प्रश्न, आपके प्रश्नों का और संक्षिप्त टिप्पणियों का स्वागत है। प्रभात जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। आप ना बता रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक तो आपने जिस दशक को चुना, बहुत पुराने समय में ले जाकर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना इस ढंग से, अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस समय को हम झेल रहे हैं, यहाँ भी कार्टून के जरिए जितनी चीज़ें उत्पन्न हुई, जैसे कि जादवपुर विश्वविद्यालय में कार्टून को बनाने को लेकर जो प्रोफेसर पे जो चीज़ें हुई थी, फिर पेरिस, अगर मैं नाम नहीं भूल रही हूँ, आप इसको याद रखे होंगे कि वो पेरिस या कहीं और जगह में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कार्टून को लेकर ही जो हमले हुए थे प्रेस पर, वो कार्टून के जरिए ही।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके जरिए भी हम सारी चीज़ें, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और जहाँ चोट ज़्यादा करनी होती है, वहाँ कार्टून जो है बेहतर हथियार के रूप में चीज़ें को ढंग से रखता है। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हम जो चाहे कर सकते हैं, या किसी भी धर्म पर हमें मार करनी है, व्यक्ति पर चोट करनी हो, तो क्या सब सारी चीज़ें क्या हम इसके जरिए कर सकते हैं, या इसकी एक सीमा भी होनी चाहिए? पेपर में लाया नहीं, लिखने देख लीजिए प्लीज। कोई और प्रश्न हो तो हाँ पूछिए। बस प्रश्न जय प्रकाश जी। हाँ सर, ये जो पीरियड है 1940 तक, मतलब जहाँ हम पूरा भारत घूम आए अखबार और पत्रिकाओं के जरिए, 1935 से 37 तक ये 4 वर्ष का जो पीरियड, इसमें सिर्फ बड़ा बाजार से लगभग 350 पत्र पत्रिकाएँ आ गई। और जब प्रेस रेगुलेशन ब्यूरो एक्ट होता है, उसके ठीक एक दिन पहले लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली सर, वो जब यहाँ पे आता है, और उसके आने के साथ तुरंत प्रेस रेगुलेशन ब्यूरो एक्ट और मजबूत हुआ और बड़ा हो जाता है सर। अखबार निकालना, पत्रिका निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और उसमें एक पन्ना भारत मित्र में एक व्यंग चलता है। और उस समय सर ये अखबार तब उसकी कीमत 25 पैसे होती थी, और अखबार 3 रुपये में बिकता है। और जो दूसरी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं थी, पूरा बांग्ला समाज जो जीवन शैली थी उसको बड़ी बखूबी दिखा रहे थे व्यंग के जरिए सर। तो वो कहीं ना कहीं मतलब नहीं आया, या जैसे मैं जानना चाहता हूँ आखिर इसके पीछे सिनेरियो क्या है। तुम पूछ लो एक और सवाल ले लेते हैं बस एक साथ। सबसे पहले आपने जिस कार्टून को साहित्यिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके हमें दिखाया वो अत्यंत ही दुर्लभ है, फिर चाहे वो महाभारत का दौर हो या फिर स्वर्णिम युग का प्रसंग, ठीक है। और साहित्यिक स्तर पर देखा जाए तो साहित्यिक पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छपी कार्टून हो या सुधा की बात। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि बदलते दौर के साथ कार्टून के स्वरूप में भी बदलाव दिखा है। कार्टून जितना यथार्थ को मतलब सहज भाव से दिखा पाता है उतना ही आकर्षक भी होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज की जो पत्र पत्रिकाओं में कार्टून को छापा जाता है उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि सामाजिक स्तर पर जो भी कुछ बदल रहा है या दिख रहा है, फिर राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो या आर्थिक हो, वो वाकई में उसके यथार्थ को दिखलाना चाहता है, या फिर अपनी पॉपुलरिटी को पाने के लिए मैं आकर्षक रूप में उसे पेश करूँ। सवाल है। उल्टा जवाब दूंगा, मतलब 3, 2, 1 करके। ये है कि भाई वास्तविकता दिखाता है या व्यावसायिक कारण से करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दोनों में कोई ऐसा कुछ उल्टा रिश्ता है। वास्तविकता दिखा के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता दिखाना सच नहीं, वास्तविकता को स्पेशल इफेक्ट के साथ दिखाना, ये हम बेसिकली कहना चाहते हैं। जो लुक लंदन सी पेरिस वाला ने कहा, या तिरछी नज़र जो होती है, तो वो शायद स्पेशलिटी है कार्टून की या व्यंग्य की इन जनरल। व्यंग्य चित्र की तो है ही। इसी से दूसरे सवाल पे जाया जा सकता है कि जब सब कुछ दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, प्रेस सेंसरशिप रेगुलेशन वगैरह आ रहा है, तो व्यंग्य का रिलेवेंस और बढ़ता है, क्योंकि सीधा सीधा जो बात आप नहीं कह सकते वो थोड़ा टेढ़ा घुमा करके कहने से वो लगता है कि भाई ये है कि नहीं है, ये ट्रीजन है कि नहीं है, इस पे राजद्रोह है कि नहीं है, इस पे एक डाउट उभरता है। देखिए इसमें थोड़ा क्रेडिट आप मेरे हिसाब से
जो सेल्फ इमेज है ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट का, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ह्यूमर, सैटायर, इसके क्रिटिसिज्म अपने उनके सेल्फ इमेज कहने वाले कि वो लोग अपने सेल्फ इमेज से प्रभावित तो होते हैं ना, कि आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं या देखते हैं। तो बाकी जगह के ये इंसाइट मैं थोड़ा ये इस तरह की बात में थोड़ा इसलिए कह सकता हूँ कि जहाँ और तरह के औपनिवेशिक राज्य थे और वहाँ कार्टून का, जैसे रशियन इम्पीरियलिज्म के कारण मोनोपोली यूएसएसआर के पहले, वहाँ जो कार्टूनिंग कल्चर और रिस्ट्रिक्शन था, जैसे इजिप्ट में हो या टर्की के कुछ इलाके में हो या जापान में हो और या फिर हिंदुस्तान में हो, सब में अलग अलग जितना रिप्रेशन जो है वो जैसे कि ऑटोमन टर्क्स ने किया, उतना रिप्रेशन जो है वो हमारे देश में खास करके व्यंग से संबंधित, व्यंग चित्र से संबंधित नहीं है। क्योंकि लिबलिंग होता है तो भाई इन्वोक करते हैं कि भाई ये तो ट्रीजन है ही नहीं, आप ब्रिटिश पंच में छप रहा है तो वही हम अपने तरीके से छाप रहे हैं। इस तरह की बात तो वहाँ भी कहेंगे भाई, तो फिर तो अंग्रेजों को भी अरेस्ट कर लीजिए आप, वो भी तो छाप रहे हैं। तो इस तरह की बात है, वो एक तरह से रोक लगाता है कि इस तरह से आउटराइटली जो है ना वो कार्टूनिस्ट को अरेस्ट नहीं कर रहे। व्यंग इसी सेंस में जो व्यंग की बात है तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि सटायर क्या है, कोई विधा तो है नहीं, लिटरेरी मोड है, और उसमें आप दुधारी तलवार की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा करके ऑब्लिक तरीके से बात कर सकते हैं। और उसके लिए लंबा प्रोसीजर कि भाई जो प्रेस सेंसरशिप के लिए जो मैकेनिज्म था यहाँ पे कि भाई जो बैठा हुआ है, जो ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है, वो ट्रांसलेट अगर बढ़िया से नहीं कर पाया उसका इनपुट, तो फिर ऊपर जो हाकिम बैठे हुए हैं उनको नहीं समझ आया कि भाई क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों में भी थोड़ा वो फंसता है। और जहाँ तक बात है कि क्रिटिसिज्म आलोचना होती है और बहुत मारक आलोचना की जाती थी और व्यंग बच भी जाता था, तो शायद ये सब भी कारण होगा उसमें। पहला सवाल कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो ये दोनों बेसिकली दो चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं आपके पूछने में, अगर मैं समझ पाया तो सही कि कार्टून का रोल आजकल, तो ये कार्टून के अंदर कुछ स्पेशल अभी बन गया है, इसके कारण हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर अभी क्या है उसमें जाना होगा आपको कि कार्टून तो जैसे बनाए जाते थे वैसे अभी भी बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होता है, सामाजिक रूपरेखा, सोशल डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अगर चेंज हो रहा है तो उसके कारण वो चीज़ है। जैसे शार्ली हेब्डो वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो या ये होता रहता है, वो कार्टून था अभी वो क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग सूट कम बुर्का जो है, हाँ बुर्किनी, सॉरी हाँ भूल गया। इस कॉन्टेक्स्ट में भी वो एक हद तक वो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है या नहीं है, वो बहस में बिना गए हुए हम ये कहेंगे कि अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसके, ग्लोबल मैनिफेस्टेशंस। जो लोग इस्लामिक कठमुल्लेपन से, इस्लाम के फॉलोअर ही जो लोग आंदोलनरत होते हैं उनके लिए वो, और उस तरह के समुदाय के लिए इसका रिपरकशन अलग होता है। जो लोग वहाँ हैं उनके लिए इसका रिपरकशन अलग होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शार्ली हेब्डो से मतलब ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है। वो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है कि रूप ले ले छिपाने का फ्रेंच स्टेट का अपना जो इस्लामोफोबिक कैरेक्टर है उससे वो जुड़ा हुआ है या नहीं, ये हो सकता है। जब उसका मैनिफेस्टेशन मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को डिफेंड करने के लिए बेसिकली जो फ्रेंच स्टेट का सेक्युलर ऑर्थोडॉक्सी है वो यहाँ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है ना वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं। दुधारी तलवार जब हम कहते हैं तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल
सेम तरह के कार्टून को किया जाता है। इसका भी हिस्ट्री है। देखिए, प्रॉफिट के अगेंस्ट कार्टूनिंग को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं हिस्टोरिकली। बहुत पुरानी परंपरा है प्रॉफिट को वेरीफाई करने की। क्रूसेड के बाद से जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का, चर्च और इसके मातहत, कलीफेट के मातहत जब टकराव चलता था, तभी से इस तरह के पैम्फलेटियरिंग होते रहे। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज के पहले जो आपको पोलेमिकल ट्रैक्स दिखेंगे, झगड़ा झंझट करने वाले, एक दूसरे का माहौल उड़ाने वाले, तो वो वहीं से शुरुआत हुई। क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो पॉलीथीज़म पे, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। फिर उसी चीज़ को वो आर्य समाजी जो है वो ये करते हैं। अहमदिया और आर्य समाजी के बीच वो चलता है। तो इस तरह से ये परंपरा आती है। और व्यंग के सहारे, सैटायर के सहारे जो है ना, ये जैसे बहुत फेमस केस हुआ था रंगीला रसूल वाला, कि प्रॉफिट को कैरेक्टरलेस, डिबॉच, वुमेनाइजर बताया गया। आर्य समाजियों ने, जो राजपाल एंड सन्स जो फेमस पब्लिशर है ना, तो राजपाल साहब जो थे, महाशय राजपाल, वो लाहौर में बेस्ड थे, उनको मारा गया था क्योंकि उन्होंने ही छापा था अपने प्रेस से। प्रॉफिट का कैरेक्टर एसेसिनेशन उसमें किया गया था, उर्दू में, फिर हिंदी में। अभी भी आपको जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो वेबसाइट पर रखे हुए हैं, PDF में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बेसिकली अगर गौर से पढ़ें, जो लोग इस तरह लिख रहे हैं वो एक तरफ तो दूसरे धर्म या दूसरे धर्म के पैगंबर को गाली गलौज कर, जो एड्रेस जिनको किया जा रहा है वो कौन है, वो ये दिखाया जा रहा है। और वो इस तरह से अपने समाज को, जैसे इस केस में कहें कि शार्ली हेब्दो के केस में या इस रंगीला रसूल के केस में, कि एक तरफ तो आप दिख रहा है कि वो उस तरफ अटैक किया गया, लेकिन साइमल्टेनियसली अपने कम्युनिटी को पुलिस करने की बात होती है कि हम प्रॉफिट का के अगेंस्ट या फॉर दैट मैटर इस्लाम के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म ना करें। ये एक मौका होता है लेसन देने के लिए कि देखो, अगर हम उनको मार सकते हैं तो तुम तो अपने उनको और चुन चुन के मारेंगे। तो ये बात, जैसे ही आप रंगीला रसूल पढ़ेंगे तो हो सकता है अगर आप मुसलमान विरोधी हों तो आपको बड़ा मज़ा भी आए, ना हो तो बुरा भी लगे। लेकिन उसमें ये भी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि कैसे हिंदू महिलाओं को कहा जा रहा है या हिंदू पुरुषों को कहा जा रहा है कि आप अपने नज़रिए को, अपने रहन सहन को एक ख़ास तरीके से ढालें। सेक्सुअलिटी, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है। तो इस सेंस में वो दोनों तरफ काम करता है। शार्ली हेब्दो वाला कि भाई आप फ्रेंच स्टेट के खिलाफ एक लेजिटिमेट ये है या नहीं है, जो भी है वो तो है ही पक्ष। इस्लामिक जो कम्युनिटी है उसके अंदर के डिसेंट को भी धमकी दी जाती है या मारने की बात की जाती है। तो ये दोनों पक्ष भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यंग में ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से आता है। थैंक यू। इतने शानदार व्याख्यान के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल अब पैदा होंगे। जिस दौर को ये ला रहे थे अपने पूरे व्याख्यान में, जिस दौर का जिक्र किया है, आज की पत्रकारिता पे भी आपका ध्यान जाएगा। और हमारा समाज आत्मालोचना में आज से 40 साल 100 साल पहले भी सजग था, इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। औपचारिक धन्यवाद और अंतिम टिप्पणी के लिए मैं अपने विभाग के अध्यापक डॉक्टर वेद रमन पांडे जी से निवेदन करता हूँ। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रतिभाशाली प्राध्यापक प्रभात कुमार जी को आप लोगों ने सुना।
बहुत सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने व्यंग्य चित्र हिंदी पत्र पत्रिकाओं में किस तरह से दिखाए गए हैं और उनके क्या निहितार्थ रहे हैं, उन्हें हम आज के समय में किस तरह से फिर उनका नया अर्थ कर सकते हैं या उसमें नया अर्थ भर सकते हैं, इस पर भी उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया। और वो जब बोल रहे थे तो बस ऐसा ही लग रहा था कि हमारे विभाग का ही एक अध्यापक जिसने पत्र पत्रिकाओं पर इतनी गहराई से काम किया है, और उन चित्रों को देखकर ये लग रहा होगा कि पंडित हैं, मौलवी हैं और पादरी हैं, या फिर ब्राह्मण हैं, अछूत हैं, या फिर बूढ़े पुरुष हैं और युवा स्त्री हैं, या फिर छुआछूत है, भेदभाव है, या कि फिर कोई बहुत सुविधा संपन्न जीवन जी रहा है और किसी के बाग में फूल पौधे जो हैं पानी से तर हैं और किसी को पीने के लिए पानी नसीब नहीं है। तो बड़ा ही मारक चित्र था, इसलिए नहीं कि नल में पानी नहीं है, उस नल पर एक पंडित जी डंडा लेकर बैठे हुए हैं। तो एक साथ एक चित्र कई दिशाओं में आपको, और वह तो बड़ा ही गूढ़ गंभीर चित्र है। मैं बैठे बैठे अभी भी उसी पर सोच रहा था, अछूतोद्धार वाला, कि अछूतों का उद्धार कैसे किया जाए। और वह क्या, उसे संदेश क्या मिल रहा है। हिंदी में तो व्यंग्य की लंबी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। कबीर से लेकर, सूर से लेकर, और एक व्यक्ति का, एक शख्सियत का ऐसा मैं उल्लेख करना चाहूँगा जिसका उल्लेख लगभग नहीं किया जाता है, लेकिन उनका बहुत प्रमुखता से उल्लेख आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में किया है। रीत काल के उस दौर में जबकि अलंकार शास्त्र और काम शास्त्र से रचनाकार ओत प्रोत थे, एक सज्जन थे अली मुहीब खां, और उन्होंने एक रचना लिखी थी खटमल बाईसी नाम से। और आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से और जिस आदर के साथ उनका उल्लेख किया है, उसमें यह ध्वनि है कि संभवतः हिंदी की वो पहली व्यंग्य रचना है। इसे हास्य व्यंग्य विभाग के तौर पर हम देख सकते हैं। किसी कविता में व्यंग्य होना, जैसे मैंने कहा कबीर, सूर, वह अलग बात है, और उसमें सेठ पर किस तरह से व्यंग्य है। खटमल बाईसी उस रचना का नाम है, अली मुहीब खां प्रीतम, इस नाम से वो लिखते थे। और बाद में तो जिस दौर को प्रभात जी ने चुना है, भारतेंदु से लेकर वो अंधेर नगरी और क्या है, प्रकारांतर से ही तो बात कही जा रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं हम कि भविष्य में भी आपसे ऐसे ही शानदार व्याख्यान हमें सुनने को मिलेंगे। और यह धन्यवाद अधूरा रहेगा अगर हम इस व्याख्यान माला के संयोजक को न धन्यवाद दें, ऋषि जी, जो इस विश्वविद्यालय के जितने नूर हैं उन्होंने सबको एक एक कर यहाँ उनसे हमारा
परिचय और साक्षात्कार कराने का, यूँ तो मिलते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन उनके इस पहलू से हम सबको अवगत कराने का उन्होंने जो दायित्व और जिम्मा लिया है, उसके लिए भी उन्हें हम साधुवाद देते हैं। एक अंतिम सूचना है। हम पार्ट एंड पार्सल हैं, हम सभी। हम एक दूसरे को क्या धन्यवाद दें, एक औपचारिकता है जो हम निभाते हैं हर बार। ये हम सब के प्रयास से है और ये हम सब के लिए। एक सूचना है, अगले सोमवार हम अनुपमा मोहन जी को सुनेंगे, जो शुक्रवार, अगले शुक्रवार हम अनुपमा मोहन जी को सुनेंगे लिहाफ कहानी पर। वो अपनी बात रखेंगे, आप थोड़ा पढ़ के आइएगा। और उस दिन भी लंबी बहस होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, और खासकर जब हमारे देश में संस्कृत की जब बात होती है तो एक खास तरह की ब्रांडिंग की जाती है। लगता है संस्कृत जो है अब एक तरह से पीछे ले जाने वाली भाषा है। मैं देख रहा था अंत में उन्होंने समाप्तम लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद हमारे देश में एक समय आएगा संस्कृत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन संभव हो कि एंड्रू जी जैसे लोगों की जुबान पर वो जिंदा रहेगी। एक समय आएगा जब हम अपनी भाषा की तलाश करने अपने देश में नहीं, शायद हमें देश से बाहर जाना होगा। हमें किसी एंड्रू जी के पास जाना होगा जो हमें हमारी भाषा की परंपरा को, उसकी विरासत को, उसके अर्थ को हमारे सामने खोलेंगे। ऐसे विद्वान को मैं प्रणाम करता हूं और साथ में उनकी पत्नी आई हैं, मेरा ख्याल, हाँ, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम इससे सीखेंगे। धन्यवाद। तो आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि वेद सर की टिप्पणी के बिना ये व्याख्यान ज़रूर अधूरा रह जाता। तो अब मैं कुछ पहले उनसे हम ये चली जाएंगे संस्कृत। अच्छा, तो ये सब लोगों की मांग है कि आप एक संस्कृत का श्लोक सुनाएं। Do you have anything in your head? Okay, after you can remember। हाँ, तो लेकिन तब मैं कुछ समाप्ति के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं ऋषि सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। You remember something? I would remember then. Okay, so yes, तो एक श्लोक पेश करेंगे ऋषि सर। I have a horrible memory. So the only thing that sticks with me is one of the first shlokas that I learned a long time ago when I was just starting Sanskrit. But we were reading the Harshacharita, and the first shloka of the Harshacharita, many people know this because it's a very famous shloka. It was first used by Barna in the Harshacharita, but then everyone started using it. So it's Namastunga Shirashchumbi Chandra Chamaracharave Trilokyanagararambhe Mulastamphaya Shambhafe. बहुत बहुत धन्यवाद तलपत जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि
मैडम ने इस सत्र की शुरुआत एक विदेशी विद्वान के वक्तव्य से करवाया और आपको पूरा सेमेस्टर सुनना है। और आप निश्चित रूप से चकित हो रहे होंगे एंड्रयू जी की बातों को सुन करके। अभी एंड्रयू जी, हमारे यहाँ स्थिति ये है कि अगर कोई बंगाली कहे कि मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ तो सब लोग पूछते हैं हिंदी क्यों पढ़ रहे हो। कोई कहे कि कोई हिंदी भाषी कहे कि मैं उर्दू सीख रहा हूँ तो लोग पूछते हैं अरे उर्दू क्यों सीख रहे हो। कोई तमिलियन कहे कि मैं बांग्ला सीख रहा हूँ तो सब लोग उसको बोलेंगे बांग्ला क्यों सीख रहे हो, हिंदी सीख लो अगर सीखना ही है तो। देखिए, और एंड्रयू जी क्या सीखे, क्या क्या सीखे और कहां कहां तक सीखे, बाप रे बाप। मतलब हम लोग वो कह रहे थे ना कि हमारे लिए पौमचरियू और अभ्रंश 1-2 नंबर का मामला है बस, अगर नेट के परीक्षा देते हैं तो। और एंड्रयू जी अमेरिका में बैठ करके, और ये एक और बात भी है, हम अमूमन सोचते हैं कि ये जितने अमेरिका वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वो सब आकाश के बारे में ही अध्ययन करते होंगे और मिसाइल के बारे में अध्ययन करते होंगे, लेकिन ये अमेरिका वाले अपभ्रंश पर अध्ययन कर रहे हैं, ये हम लोग सोचते भी नहीं और इतनी गहराई से। तो हम भी भोजपुरी वाले कुछ और अध्ययन करेंगे, राजस्थान वाले, भोजपुरी वाले। दरअसल हमारे यहाँ भी अध्ययन है, अंतरिक्ष का अध्ययन है, लेकिन इनकी रुचि केवल अपभ्रंश में ही है जिसको हम लोग छोड़ दिए। अच्छी बात है, हमारे देश में कुछ तो है जो अध्ययन लायक है और यूरोप उसका महत्व समझ रहा है। अभी भाषा विज्ञान में हमने पाणिनि वगैरह को पिछली बार पढ़ा। आप इनका सीवी देखेंगे, ये भाषा विज्ञान के भी विद्वान हैं और 2-3 विश्वविद्यालयों में इन्होंने अलग अलग भाषाओं पे काम किया है। और बड़ी खुशी हो रही है एंड्रयू जी कि आपने बड़े ही संक्षेप में अपनी बात रखी है और गहराई के साथ। कहते हैं कि ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, साधक की कोई उम्र नहीं होती। साधक शब्द सुनते ही इनका जटा याद आ रहा है, और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन ये जो है जरूर याद रहेगा। और देखिए, विषय के अनुरूप व्यक्तित्व, जैन, सिद्ध, नाथ के बारे में हम जो पढ़ते हैं, उनकी एक विशेषता थी ये रखने की। और इस मॉडर्न, मतलब मॉडर्न क्या, कितना अल्ट्रा मॉडर्न एज है, उसमें ही इतना भारी लेके चल रहे हैं अपने सिर पे। हम लोग अपना मोबाइल फोन भी वजन के हिसाब से रखते हैं, ये खुद भी रखे होंगे अपने वजन के हिसाब से, एप्पल का रखे होंगे हल्का हल्का, लेकिन सिर पे रखे हैं इतना बड़ा जटा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने इजी हैं। और इस जटा को ये हिंदुस्तान में लेके आए हैं कि तुम देखो, एक छोटी सी चुटिया नहीं रख सकते, मैं पूरा जटा रख रहा हूँ। हाँ, आयरन जी भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा की पात्र हैं कि ऐसे जटाधारी को पसंद की हुई है। हमारे यहाँ आयरन जी, हमारे यहाँ की लड़कियां तो अब ये मूछ और ये भी नहीं पसंद करती। एक मूछ भी हो जाए तो फोटो रिजेक्ट। लेकिन आपने इनकी विद्वता के साथ साथ इनके व्यक्तित्व को भी ग्रहण किया है, और नहीं तो यहाँ आकर के सवाल भी पूछ रही हैं। ये वाकई अच्छा लग रहा है और एक हिस्टोरिक मोमेंट हो गया। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ये भी कार्यक्रम एक यादगार रहेगा, और इसके लिए दलपत जी और मैडम दोनों लोगों का प्रयास हमेशा सराहनीय माना जाएगा। दलपत अगर अमेरिका न होते तो शायद ऑलिट जी हमारे पास न होते, और मैडम इतनी सेमिनार प्रेमी न होती तो ये संभव नहीं था।
अंत में मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैडम आप कुछ चाहेंगे? नहीं और नहीं तो मैं कुछ कह दिया तो सारी बातें हो गई हैं आपके मन में। मैं हाँ कुछ मेरे मन में सवाल थे एंड्रू जी, वॉलेट जी। आपकी इस स्टडीज में जो मेजर डिफिकल्टीज थी वो क्या रहे? एक तो ये मुझे जानना था आपसे, और न्यू एस्टेब्लिशमेंट कोई है जो कि जैसा वेद जी ने अपनी गहरी टिप्पणी में कही कि हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है, संस्कृत में, हिंदी में, हिंदी के विद्वानों ने काम किया है, अंग्रेजी में भी है वो चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो अभी तक काम हुआ है उस काम से आपका जो ये वर्क है वो कैसे डिफरेंट है? कुछ नया अगर हो तो वो भी हमें अगर आप बताएं। तो एक तो योर डिफिकल्टीज स्टडी के दौरान, और दूसरा जो कोई न्यू चीज़ जो आपने खोजी हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अलग से कहना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एंड्रू जी से निवेदन करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you so much. I'll be very, very brief. The major difficulties is simply the difficulty of the subject matter and the languages that are involved. I mean, I came to it through Sanskrit, but okay, at risk of embarrassing Dalbaji further, when we're reading these things, often we encounter these words. They're called Deshi words in Apabhramsha that I have no idea what they mean. The words that come from Sanskrit, like Kantu, Kanta, I understand that, that's fine. But in Apabhramsha, there are many words that aren't in Sanskrit. They aren't in any dictionaries. The Apabhramsha dictionaries are not very comprehensive. So I don't know what they mean. And Delpit will say, oh yeah, we say that in Marwari. So there's just, there's so much knowledge that still needs to be brought to this enterprise, and I think the more people are involved in it, the more knowledge there is. I think it'll get easier for all of us. As for the new ideas, I mean, there are new texts also being found in Apabhramsha. There are many Apabhramsha texts that are not edited. I mean, who has time to edit a Mahapurana of so it's there are new texts, but I think the conceptual and historical insights that you can gain from studying these traditions are very, very deep. I mean, some of these were touched upon earlier. I mean, it's very closely connected to the history of Hindi literature. That's a large discussion that could profit a lot from new research into Apabhramsha, but also about just how culture works and how literary culture works. Why are people composing this literature in a language that they call Apabhramsha, and which seems to have some kind of pejorative sense? And there are these moments of vernacularization. We're not just talking about Hindi, we're also talking about a moment when, I'll just say the Mahapurana of Pushpadanta is written in a court where people are composing works in Sanskrit, in Prakrit, in Apabhramsha, and in Kannada. So the more we look into these texts and what they're doing and what they represent, I think the more we understand not just the literary and linguistic history of India, but the cultural history of India as well, which is very important. So I'll stop there. Thank you so much, and thank all of you for coming. This has been really wonderful. Thank you.